आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है जो sun tzu के किताब आर्ट ऑफ वार का 8वां अध्याय है जिसका नाम है कार्य नीति में विविधता। देखिए अभी तक आपने sun tzu को जितना पढ़ा उसमें आपको पता चल गया होगा कि sun tzu सिर्फ चालों की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लेकिन युद्ध में उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करिए, युद्ध में किस तरह सामना करिए उसकी कोई बात नहीं करते। ये दुश्मन को सिर्फ उलझाए रखने में यकीन करते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि भाई कितना युद्ध में दुश्मन का सामना करना चाहिए, तो वो शायद कह देंगे कि अगर युद्ध में दुश्मन तैयार है तो उसका सामना मत करो। मतलब अगर आपको चीन को काबू करना है तो आपको हमेशा युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। और अब कोरोना के घटना के बाद दुनिया को चीन से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं या जो उनके सरकार के लोग हैं, अभी उनका एक लेटेस्ट बयान आया था कि ये तो कोरोना की पहली लहर है, आगे तो और नुकसान होगा। तो भाई ये पहली लहर है या दूसरी है या चौथी है, आपको कैसे पता? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी चाल है। दूसरा फिर आप ये भी कहते हैं कि इस में अगर आपने हमसे पंगा लिया या अगर आपने शत्रुता मोल ली तो आपको बहुत, तो दुनिया उसको झेलेगी। ये ऐसे बयान आप क्यों जारी कर रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी है, लेकिन तैयारी नहीं है। एक्चुअली जब वो कमज़ोर होते हैं तो मजबूत दिखाने के लिए इस तरह के बयान जारी करते हैं। चीन की सेना वो सेना है जो शायद कई दशकों से युद्ध नहीं लड़ी। 62 में चोरी से आके बैठे थे, हम तैयार नहीं थे क्योंकि हमारी उस समय आर्थिक तैयारियां चल रही थी। तो चोरी से आकर आपने कब्जा किया था, तो आपको लगा कि हमने भारत को हरा दिया तो हम बहुत बड़ी चीज़ हो गए। ऐसा नहीं था। उसके बाद 5 साल के बाद हमने जब तोप लगा के मारा था तो उनके कई सौ सैनिक मरे थे। उसके बाद ये जब भी आसियान देशों में 1-2 देशों में घुसे, उनको अपनी बिल्कुल एक तरीके से करारी शिकस्त देखने को मिली। जापान में एक वर्ग होता था समुराई, जिससे अब छतरी होता है, वहाँ पे समुराई होता था। तो कहते हैं कि चीन के लोग जापानियों से बहुत डरते थे कि जापानी जब भी आते थे तो चीनियों को बहुत मारते थे। तो चीन को जब तक आप खौफ में नहीं लाएंगे अच्छे से, मनोवैज्ञानिक खौफ, तो चीन को आप प्रेशर में नहीं ला सकते। देखिए चीन ने कभी भी कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ा, पहाड़ पे युद्ध लड़ने की इनकी कोई वो नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही डरा धमका करके मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बात करते हैं। हाँ, ये एक नंबर के चोर होते हैं। मैं बता दूं आपको, एकदम क्लियर कर दूं, चीन एक नंबर का चोर देश है। कैसे आपको मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि जिस प्लेन से अपाचे था, मैं बताता हूँ, अपाचे और चिनूक, ये 2 आए थे लादेन को मारने के लिए इस्लामाबाद में, या रावलपिंडी के लीजिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद अगल बगल के शहर है। रावलपिंडी के जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ से कुछ ही दूर पे लादेन रहता था। सबको पता है कि मशहूर आतंकवादी था जिसने पूरी दुनिया में अलकायदा का किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक के लिए जिम्मेदार था। 10 साल तक उसको अमेरिका ने कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में नहीं ढूंढा, और मेरा शक शुरू से था कि अगर होगा तो पाकिस्तान में छुपा होगा, क्योंकि आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक कोई अगर है देश तो वो पाकिस्तान था। और आज की तारीख में कोई अगर समर्थक देश सबसे बड़ा है, पावरफुल, जिसके पास वीटो पावर भी है, तो वो चीन है। अगर चीन आतंकवादियों का सपोर्टर ना होता तो आखिर मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव में अपना वीटो क्यों लगाता? इसका मतलब है कि भाई तुम समर्थक हो। अब भारत को परेशान करने के लिए वो अलबद्र के आतंकवादियों से ही बात करता है, सबको पता है। तो एक जो मोटी मोटी बात है कि चीन किस तरीके से अपने दुश्मनों को या अपनी हरकतों को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता आता है। तो चीन ही वो एक देश है जो आज की तारीख में आप देखिए कि जिस तरीके से जब लादेन पर इन्होंने मारा अमेरिका के सैनिकों ने, और जाकर के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ कमांडो दस्ता पहुंचा था, ये उसको जब वहाँ पे मारने लगे तो शायद इनका कोई अपाचे विमान वहाँ पे शायद किसी तकनीकी कारणों से वो कहते नष्ट हो गया।
तो कहा जाता है कि अमेरिकियों ने उसको वहीं पर नष्ट कर दिया था। जब वो गिरा था, उड़ने लायक नहीं था, तो किसी और के हाथ ना लगे, तो अमेरिकियों ने उसको वहीं पर नष्ट कर दिया था। कहा जाता है उसके पीछे का हिस्सा बचा रह गया था, उसको पाकिस्तानियों ने लेकर के चीनियों को दे दिया था। तो स्टील्स टेक्नोलॉजी पे चीन ने उस पर फिर काम किया। और अब जो स्टील्स टेक्नोलॉजी के जो नए फाइटर प्लेन और आपका हेलीकॉप्टर जो लॉन्च कर रहा है वो चीन, कहा जाता है वो इसी तरीके से चुराई हुई टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नया चीज़ हो। अमेरिका के पहले भी कुछ विमान कहा जाता है कि पायलट के साथ गायब हुए थे। और होता ये है कि जैसे कोई फाइटर प्लेन उड़ा, अचानक वो किसी द्वीप से गायब हो गया, तो कहा जाता है कि पहले तो समझते थे लोग चीन का हाथ है, फिर कहा कि नहीं रूस का हाथ है, लेकिन ऐसा होता था कि एक आध प्लेन पहले भी गायब हुए। तो मैंने आपको बताया कि देखिए चीन किस तरीके से चोरी की बात करता है। इससे आप जो है बहुत ज़्यादा कोई साहस वीरता की बात अपेक्षा नहीं कर सकते। और इनको ये 2500 साल पुरानी एक जो इनकी जो एक तरीके से विरासत है, वसीयत है, उसी से मिली। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें कार्यनीति में विविधता के चैप्टर में सुंतजू महोदय लिखते हैं कि जब देश में मुश्किल हो तो घेरेबंदी ना करें। मतलब जब आपके यहाँ जब इंटरनल जब प्रॉब्लम चल रही है तो आप घेरेबंदी मत करिए। लेकिन यही प्रॉब्लम यहीं पे चीन ने गड़बड़ कर दी। इनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी, हांगकांग का मुद्दा चल रहा था, और इसके साथ साथ वहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी, और आपने दुश्मन देशों से भी आपने पंगा ले लिया। आगे चलिए, फिर क्या कहते हैं, जैसे आपस में सड़कें मिलती हैं उसी तरीके से अपने सहयोगियों से हाथ मिलाइए। घिरी हुई स्थिति में अपने आप को चालाकी से बचाएं। हताश स्थिति में आपको लड़ना होगा। अब देखिए, हाथ मिलाने की बात की है सहयोगियों से, मिलाया इन्होंने हाथ। चीन ने हाथ मिलाया पाकिस्तान से, नेपाल से, लंका से, है ना। कहीं पर आपने हम्बन टोटा को सपोर्ट किया, कहीं पर आपने ग्वादर बनाया, बांग्लादेश की तरफ भी आप गए थे, ऐसा नहीं है। फिर आपने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई, मालदीव, मडागास्कर, आपने हर जगह अपने अड्डे बनाना शुरू किए, वन बेल्ट वन रोड बनाना शुरू किया। कुल मिलाकर के मामला ये था कि दुश्मन देशों को, मतलब जो भारत के दुश्मन देश हैं, चीन, पाकिस्तान, लंका, इनको आपस में मिलाओ। हालांकि दुश्मन देश हमारे नहीं हैं, हम सिवाय पाकिस्तान के किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन जो हरकतें थी उनकी ऐसी ही थी कि कम्युनिस्टों को वहाँ पर पैसा दो, फंडिंग दो, सरकार को मजबूर करो, जो जिनको कहीं से लोन ना मिले उनको लोन दो, लोन की दर बहुत ऊंची रखो, वो अपने आप आपका पैसा नहीं चुका पाएंगे। जब पैसा नहीं चुका पाएंगे तो उस एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे ठेके ले लो, कहो कि हमको इसका पैसा दे दो, हम कुछ साल तक हमको 99 साल का पट्टा दे दो, हम भी डिसाइड करेंगे यहाँ से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इनकी टेक्नोलॉजी, इस तरीके से इनकी नीति होती थी, जो पहले ईस्ट इंडिया वाले करते आए थे, उस तरीक़ों को इन्होंने यहाँ पे शुरू किया। और लगभग कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और WTO वगैरह जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने जितने लोन बांटे उससे कहीं ज़्यादा लोन अकेले चीन ने 5-7 साल में बांटे। तो आप सोच सकते हैं। उसके आगे है कि एक जनरल जो रणनीति के बदलाव के साथ होने वाले फ़ायदों को अच्छी तरह समझता है, उसको पता होता है कि अपने सैनिकों को कैसे कंट्रोल करना है। उसके आगे लिखते हैं, युद्ध के छात्र जो युद्ध की कला में अपनी योजनाओं को बदलने में एक्सपर्ट नहीं है, मतलब आपको बदलना पड़ेगा, भले ही वो 5 फ़ायदों से परिचित हों, वे अपने आदमियों का सबसे अच्छा प्रयोग करने में विफल होंगे। मतलब क्या हुआ इसका, कि आपको युद्ध में अपनी चालों को, अपनी योजनाओं को बदलना होगा। अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो आप फिर फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इसके आगे क्या कहते हैं, लाभ की संभावनाओं को देखिए। अगर आप लाभ की संभावना को देखेंगे तो अपनी योजनाओं के आवश्यक हिस्से को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। मतलब कहते हैं, पहले आप देख भाई लाभ है किसमें, किसमें फ़ायदा नहीं है, फिर आप योजनाओं को वैसे इम्प्लीमेंट करिए जो बात करते हैं। उसके आगे लिखते हैं कि शत्रुतापूर्ण प्रमुखों की गतिविधियों को उसकी हानि कम करके सीमित करें, उनके लिए मुसीबत खड़ी करें, उनको लगातार व्यस्त रखें, विशिष्ट आवंटन को रोकें और उन्हें उसकी ओर आकर्षित करके रखें। अब देखिए कैसे है, भारत से इसकी दुश्मनी सबको पता है। धीरे धीरे ये सीमा कब ज़्यादा चलाता है,
और फिर आपके यहाँ खड़ा हो जाएगा। रूस को पहले मानता था कि भाई हमारा कम्युनिस्ट भाई है, बड़ा भाई है। अब देखिए अभी व्लादिवोस्टोक पर भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं, हमारा एरिया है। भारत में इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को पनपाया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के थ्रू। फिर जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया, सपोर्ट किया। मसूद अजहर तक को कह रहे हैं कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं है, वो तो घोषित करना चाहता है भारत तो उसका सपोर्ट नहीं करते, वीटो लगाते हैं। मतलब दलाई लामा इनके लिए आतंकवादी है और मसूद अजहर इनके लिए पूजनीय है, ये इनकी थ्योरी चलती है। भारत को उन्होंने नक्सलवाद में व्यस्त रखा, तो इस तरीके से भारत को ये इस तरीके से परेशान करके रखते हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, उधर नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, नक्सलवाद में करेंगे, आतंकवाद में करेंगे। भाई ऐसा क्यों होता है कि नक्सलवादियों के पास चीनी साहित्य मिलते हैं या माओ के साहित्य मिलते हैं? उसका तरीका ही होता है। आगे देखिए, युद्ध की कला हमें दुश्मन के न आने की संभावना पर भरोसा करना सिखाती है। मतलब ये साहब युद्ध नहीं करना चाहते, डरते हैं। इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। हम युद्ध की कला हमें दुश्मन के न आने की संभावना पर भरोसा करना सिखाती है, ना कि उसका सामना करने की हमारी तत्परता पर। उसके हमला ना करने के मौके पर नहीं कि वह हमला नहीं करेगा, बल्कि इस तथ्य पर कि हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि वह काटते हो। अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बताएं तो वही है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब बस अपने आप को उस पे ले जाओ, एक बिल्कुल हाई, एक तरीके से बिल्कुल सर्वोच्च स्थिति पे, दुश्मन के ना आने या सामना ना करने की कला से बात करते हुए कि आपको खुद को अपने को इतना बुलंद कर लो कि दुश्मन आपके सामने आने से डरने लगे। इन्होंने अपनी आर्थिक प्रगति करी और वो इसीलिए करी कि सब लोग डरे इनसे। लेकिन अब इनकी चालें जो है वो कोरोना के बाद सबके सामने खुलने लगी हैं। 5 खतरनाक सिद्धांत जो दोष ये बताते हैं: कायरता, उग्र स्वभाव, लापरवाही, सम्मानित विनम्रता और अपने पुरुषों का अधिकाधिक ध्यान रखना। ये इनकी तरफ से 5 सिद्धांत हैं। आगे लिखते हैं, जब एक सेना को खाड़ फेंका जाता है और उसके नेता मारे जाते हैं तो इस कारण निश्चित रूप से इन 5 गलतियों में से कोई एक होती है, इसीलिए इनको ध्यान करके अवश्य सोचें। तो ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि सुन त्ज़ू कहीं ना कहीं इस बात की जिक्र कर दी है कि अपनी स्थिति को आप सर्वोच्च बनाइए, अकाट्य बनाइए। यही इनकी थ्योरी है। सुन त्ज़ू कहीं पर भी सीधे सीधे जब युद्ध की बात होती है तो उससे पीछे हटने की बात करते हैं। दुश्मन की कमजोरी होने पर ही उस कंडीशन पे अटैक करने की बात करते हैं। कहीं इन्होंने ये नहीं लिखा जब दुश्मन भी मजबूत हो तुम भी मजबूत हो तो सामना करो ना, तब तुम पीछे हट जाओ। अब आपको चीज़ें खुल के क्लियर होने लगी होंगी। और अगर अब आप उसको भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में या भारत की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में कोरिलेट करने लगें तो आपको समझ में आने लगेगा कि चीन ने किस किस तरीके से कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह इनका 8वां अध्याय पूरा होता है। अब आपके साथ मैं नए तकनीकी सत्र में इनके बाकी चैप्टर्स के लिए मिलूँगा। थैंक यू।